गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, कल की क्लास में हमने स्टार्ट किया था रेस्पिरेशन और आज इस रेस्पिरेशन का थोड़ा सा डिटेलिंग और देखेंगे। फिर हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्टेशन। बच्चों, रेस्पिरेशन में हम डिस्कस कर रहे थे जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमने कंप्लीट कर लिया था और आपको समझ में भी आया था। आज मैं बताने वाला हूं कि टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। बच्चों, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से लेकर हायर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म तक सभी में रेस्पिरेशन पाया जाता है और थोड़ा सा डिफरेंट होता है इनमें। डिफरेंस होता है। रेस्पिरेशन जो है टू टाइप्स के होते हैं, एन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। बच्चों, जो एन एरोबिक रेस्पिरेशन है ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है या इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन, उस कंडीशंस में होता है। तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में यीस्ट में बैक्टीरिया में एनएरोबिक रेस्पिरेशन पाया जाता है और जो ग्लूकोज है वो ब्रेक होके बैक्टीरिया के अंदर यीस्ट के अंदर इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। साथ में CO2 गैस भी बाई प्रोडक्ट के रूप में रिलीज होती है और 2 ATP एनर्जी के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। इसी तरीके से बच्चों, जो मसल्स होती है, मसल्स के अंदर एनिमल्स या ह्यूमंस के मसल्स में एक्सेसिव एक्सरसाइज के दौरान जब ऑक्सीजन की कमी आने लगती है तो उस कंडीशंस में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन पाया जाता है। इसके बाद में बात करते हैं बच्चों, सेकंड जो टाइप है वो है एरोबिक रेस्पिरेशन। एंड ड्यूरिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज गेट्स ब्रेक डाउन and converts into the CO2, water molecule and energy molecule in the form of ATP। बच्चों, जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें जो नेट प्रोडक्शन है एटीपी का जब कंप्लीट हो जाता है प्रोसेस, तो नेट प्रोडक्शन है एटीपी का वो है 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स। ये कंपटीशन का क्वेश्चन है और आगे हायर क्लासेस में भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम्स में। नेट एटीपी प्रोडक्शन एरोबिक रेस्पिरेशन में वो है 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स। अच्छा बच्चों, कुछ एग्जाम्स में कई बार 38 का ऑप्शन ना आए और उसकी जगह 36 एटीपी मॉलिक्यूल्स भी आ जाए तो वो भी राइट आंसर होगा। बच्चों, इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं हम कि बच्चों जो रेस्पिरेशन है उसमें 2 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस। फर्स्ट स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस। ये एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी सेम होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में भी सेम होता है। और बच्चों, जो ग्लाइकोलाइसिस जो स्टेप है ये सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। ये भी कंपटीशन का क्वेश्चन है कि जो ग्लाइकोलाइसिस है ये सेल के कौन से भाग में पाया जाता है? सेल के साइटोप्लाज्म में। इसमें बच्चों जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ये कन्वर्ट हो जाता है पायरुविक एसिड में। ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है पायरुविक एसिड में एंड पायरुविक एसिड इज द 3 कार्बन मॉलिक्यूल। तो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड बनते हैं। पायरुविक एसिड में जो नंबर है कार्बन 3 होते हैं, हाइड्रोजन 4 होते हैं और ऑक्सीजन 3 होते हैं। तो बच्चों ये सबको समझ में आया। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में और सेल के साइड ये सभी में सेम है, बैक्टीरिया में, यीस्ट में और हायर ऑर्गेनिज्म में, ह्यूमन सेल्स में, सभी में। इसके बाद में बात करेंगे बच्चों यीस्ट की। बच्चों, यीस्ट एक यूनिसेलुलर फंगस है और पायरुविक एसिड का जो आगे का कन्वर्जन है वो भी साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में आगे का स्टेप भी सेल के साइटोप्लाज्म में ही होता है। तो यीस्ट के अंदर और बैक्टीरिया के अंदर पायरुविक एसिड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अब ये एनारोबिक कंडीशन आ गई, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाता है ये इथाइल अल्कोहल में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? इथाइल अल्कोहल में। ठीक है बच्चों, इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला है C2H5OH और बाई प्रोडक्ट के रूप में CO2 रिलीज होती है, 2 CO2 के मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं एंड 2 ATP। यहाँ पर जो नेट ATP है 2 ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। ये एक स्लो प्रोसेस होता है और इसमें जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो बहुत ही लो होता है, लेस होता है। फिर लेते हैं बच्चों मसल्स के अंदर। बच्चों, हम जब भी विगोरस एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, एक्सेसिव वर्कआउट करते हैं तो हमारी मसल्स लगातार वर्किंग में होती है। तो जितनी डिमांड होती है ऑक्सीजन की, कई बार वो डिमांड फुलफिल नहीं हो पाती और इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन होना शुरू हो जाता है मसल्स के अंदर। और फिर मसल्स के अंदर बच्चों जो पायरुविक एसिड है वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में। पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में। पायरुविक लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला है CH3CHOH COOH।
तो इसके बच्चों 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है तो इसलिए दो मॉलिक्यूल बनते हैं। तो पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में, और साथ में बहुत ही लेस अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और बच्चों इसका सिम्टम ये है कि तब हमारी मसल्स के अंदर खिंचाव आता है, हमारी पाँव की और की मसल्स में खिंचाव आता है, क्रैम्प्स आते हैं। तो ये साइन है एनारोबिक रेस्पिरेशन का हमारी मसल्स के अंदर, ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट लेते हैं बच्चों एरोबिक रेस्पिरेशन, जो कि हायर एनिमल में, हायर प्लांट में, हायर ऑर्गेनिज्म में और ह्यूमन में पाया जाता है। इनमें बच्चों आगे का जो स्टेप है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। पायरुविक एसिड का आगे का जो कन्वर्जन है सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। पायरुविक एसिड का आगे का जो कन्वर्जन है एरोबिक रेस्पिरेशन में, इट इज फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। ये भी कंपटीशन का क्वेश्चन है, आगे के हायर क्लासेस में पूछा जाएगा आपसे। और इस स्टेप को कहते हैं हम क्रेब्स साइकिल। ये 11th में आप अच्छे से समझेंगे, मैं खुद पढ़ाता हूँ क्रेब्स साइकिल, सारा डिटेल में समझाते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है अभी। तो पायरुविक एसिड आगे कन्वर्ट होता है 6CO2, 6 CO2 के मॉलिक्यूल में, 6 वाटर मॉलिक्यूल में, और जो नेट एटीपी प्रोडक्शन है वो आता है बच्चों 38 एटीपी प्रोडक्शन। हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ प्रोड्यूस होगी। इस स्टेप को हम कहते हैं, इस प्रोसेस को या इस साइकिल को हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल, एंड इट इज फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो बच्चों यहां जो मैंने फ्लो चार्ट ड्रॉ किया है, ये ग्लूकोज ब्रेकडाउन के डिफरेंट पाथवे हैं। ये पाथवे यीस्ट में पाया जाता है और बैक्टीरिया में पाया जाता है। ये जो पाथवे है ये मसल्स के अंदर पाया जाता है, मसल सेल्स के अंदर। और ये जो पाथवे है ये हायर ऑर्गेनिजम्स की सेल्स में पाया जाता है। तो दिस इज द स्केच ऑफ वेरियस पाथवेज ऑफ ग्लूकोज ब्रेकडाउन। और ये बच्चों ये जो फ्लो चार्ट है ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी मेंशन है, दिया हुआ है वहां पर। और बच्चों कई बार बोर्ड एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है 3 मार्क्स का या 5 मार्क्स का, ड्रॉ द पाथवेज ऑफ ग्लूकोज ब्रेकडाउन। तो बच्चों मैंने यहाँ पर 2 चीजें एक साथ कर दी है, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन भी समझा दिया आपको, एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन, और साथ ही साथ आपको ग्लूकोज ब्रेकडाउन के पाथवेज भी मैंने एक्सप्लेन कर दिए। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है प्लीज रेज द हैंड, नहीं तो फिर मैं आगे ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं। प्लीज रेज द हैंड अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है। हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग वरुण, कैसे, हाउ आर यू? एकदम बढ़िया, आई एम फाइन सर। बताइए बेटा। हाँ सर बताइए वो बेटा क्या प्रॉब्लम है? आपने तो O2 यीस्ट वाला जो लिखा हुआ ना वो वाला समझ नहीं आया, इथाइल अल्कोहल वाला। हाँ इसमें बेटा सिंपल सा है कि जो पायरुविक एसिड कन्वर्जन हो गया, ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। यीस्ट के अंदर क्या होता है, उनके साइटोप्लाज्म में ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो पायरुविक एसिड है ये कन्वर्ट हो जाता है इथाइल अल्कोहल में। ठीक है बेटा, और CO2 मॉलिक्यूल निकलते हैं और 2 एटीपी एनर्जी मॉलिक्यूल निकलते हैं। तो बेटा ये जो स्टेप है ये इतना इंपॉर्टेंट है कि जितनी भी वाइन इंडस्ट्री है, जो बियर या वाइन बनाने की जो इंडस्ट्रीज होती हैं, तो वहां पर यही प्रोसेस काम में लिया जाता है। बड़े बड़े जो टैंक्स होते हैं उनमें जो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, अंगूर हैं या जौ है या गेहूं है, उनको डाल के उनको क्रश करके और उनका ब्रॉथ बना लिया जाता है, फिर उनमें यीस्ट इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं, और जो टैंक्स हैं उनको क्लोज कर दिया जाता है, जिससे एनारोबिक कंडीशन क्रिएट हो जाती है, और फिर वहां पर इथाइल अल्कोहल का प्रोडक्शन होता है। तो इस स्टेप का यूज इंडस्ट्रियल स्केल पर किया जाता है, और इसे हम कहते हैं फर्मेंटेशन। इसे हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं। ओके बेटा, वरुण समझ में आया? रेज हैंड कर दीजिए वरुण बजाज अगर आपको समझ में आ गया है तो। एनी अदर स्टूडेंट? ओके बेटा, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें हम, ट्रांसपोर्टेशन। सर ओके सर, द नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपोर्टेशन। बच्चों जो बोर्ड एग्जाम होते हैं 10th के, तो ये मैं एक्सेप्ट करता हूं कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं, 1 लाइनर या 3 मार्क्स के क्वेश्चन। और कई बच्चों की शिकायत भी होती है कि सर डायग्राम्स तो आए ही नहीं। बेटा डायग्राम का मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे डायग्राम आ जाएंगे। एग्जाम है, एग्जाम में जो यही चेकिंग होती है कि बच्चे ने क्या क्या लर्न किया, तो वहाँ आपको ऑब्जेक्टिव पार्ट भी पूछा जाता है, और मीडियम क्वेश्चन भी होते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप भी होते हैं। लेकिन बच्चों डायग्राम एक मीडियम है जिसके द्वारा आप टॉपिक को बहुत ही इजी वे में समझ सकते हो।
आज हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम समझा, हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को भी डिस्कस किया। तो डायग्राम एक माध्यम है हमें किसी भी टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझने का। हाँ, लेकिन कई बार 5 मार्क्स के क्वेश्चन में ह्यूमन हार्ट है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है या ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, सीधे ही पूछ लिए जाते हैं कि ड्रॉ द स्केच ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम या ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। मैंने जो प्रीवियस एग्जाम्स देखे उनमें ऐसा हुआ है। तो बेटा डायग्राम तो आपको समझने ही होंगे और उनको लर्न भी करना होगा, उससे टॉपिक आपका बहुत ही सिंपल और इजी वे में हो जाता है। नेक्स्ट लेते हैं बच्चों ट्रांसपोर्टेशन। बच्चों ट्रांसपोर्टेशन क्या है? बच्चों बॉडी के अंदर जो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं उनका वन प्लेस से अदर प्लेस पर जो डिसलोकेशन है या जो मूवमेंट है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। तो बच्चों ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा हमारी बॉडी के अंदर गैसेस का मूवमेंट होता है, हमारी बॉडी के अंदर मिनरल्स का मूवमेंट होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका मूवमेंट होता है। तो बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दीज प्रोसेसेस कैन बी पॉसिबल। नेक्स्ट लेते हैं बच्चों, बात करते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड ही करते हुए बात करते हैं ब्लड की। बच्चों व्हाट इज ब्लड? बच्चों हमारी बॉडी के अंदर एक रेड कलर का फ्लूइड पाया जाता है जिसे हम ब्लड कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लड कहते हैं। और बच्चों आपको जानकर ये अचरज होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का। और इसकी डेफिनेशन कैसे दोगे आप? बच्चों ब्लड इज द लिक्विड, ध्यान से सुनिए, ब्लड इज द लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। बच्चों ब्लड इज द लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू या लिक्विड कनेक्टिव फ्लूइड। अब इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूं। लिक्विड क्यों? क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में है। कनेक्टिव क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चों लगातार जो ब्लड है ना, वो हमारी बॉडी में पंप होता है हार्ट के द्वारा, और लगातार ब्लड का सर्कुलेशन हमारी बॉडी में चलता रहता है। और ब्लड जो है हमारी बॉडी के ईच एंड एवरी सेल और टिश्यू तक पहुंचता है। तो ये क्या हो गया? इसने कनेक्ट कर दिया हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को। तो सो दिस इज द कनेक्टिव टिश्यू। और टिश्यू इसलिए क्योंकि ब्लड के अंदर कई सारी सेल्स पाई जाती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, तो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज टिश्यू। तो ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, एक लिक्विड कनेक्टिव फ्लूइड है। इसके बाद में बात करते हैं बच्चों, ब्लड के कॉम्पोजिशन को भी डिस्कस करेंगे हम। इससे पहले चलो बच्चों पहले हम ब्लड के कॉम्पोजिशन को ही डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों ब्लड के अंदर जो है दो पार्ट होते हैं। ब्लड के अंदर दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है बच्चों ब्लड प्लाज्मा, एक पार्ट होता है ब्लड प्लाज्मा, और ये बच्चों होता है 55%। ब्लड प्लाज्मा जो होता है 55% होता है। और दूसरा है सॉलिड पार्ट, जिसे हम फॉर्म्ड एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट्स, 45%। ठीक है बेटा, ब्लड प्लाज्मा 55% होता है और जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं वो 45% होते हैं। अब बच्चों मैं बात करता हूं प्लाज्मा की। बच्चों ब्लड का जो, अगर मैं ब्लड में से आरबीसी वगैरह हटा दूं तो जो व्हाइट पोर्शन बच जाएगा वो प्लाज्मा है। तो उस प्लाज्मा के अंदर बच्चों 90% तो वाटर होता है। उसके बाद में बाकी का जो परसेंटेज है उसमें मिनरल्स हैं, सॉल्ट्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, डीएनए हैं, आरएनए हैं। इसके अलावा प्रोटीन है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन्स हैं। इसके अलावा ग्लूकोज भी होता है, ठीक है ना। तो ये सब जो है, दोबारा सुन लीजिए, ब्लड प्लाज्मा के अंदर 90% वाटर होता है। उसके अलावा ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट है, डीएनए है, आरएनए है। प्रोटीन 3 टाइप की पाई जाती है ब्लड के अंदर, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजन। इसके अलावा विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं और सॉल्ट्स हैं। तो ये सब जो क्या बनाते हैं बच्चों, ब्लड का प्लाज्मा पार्ट बनाते हैं, जो कि 55% होता है। नेक्स्ट लेते हैं बच्चों फॉर्म्ड एलिमेंट्स। बच्चों फॉर्म्ड एलिमेंट्स में ब्लड की सेल्स आती हैं जो 3 टाइप की होती हैं। एक होती है बच्चों आरबीसीज, इन्हें हम कहते हैं, इनकी फुल फॉर्म है रेड ब्लड कार्पसल्स, और इन्हें बच्चों हम एरेथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। ध्यान से सुनिए, जो ब्लड की सेल्स हैं आरबीसीज, इन्हें हम रेड ब्लड कार्पसल्स भी कहते हैं, एंड दीज आर आल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट्स। दीज आर आल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट्स। सेकंड लेते हैं बच्चों डब्ल्यूबीसीज।
WBCs की फुल फॉर्म है व्हाइट ब्लड कार्पसल्स, और इनको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स। थर्ड लेते हैं बच्चों प्लेटलेट्स। जो थर्ड सेल्स हैं बच्चों वो प्लेटलेट्स हैं, और इन्हें हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। इन्हें हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। अच्छा बच्चों, एक चीज मैं बता दूं, एक्चुअल में क्या होता है कि टॉपिक्स तो हायर क्लासेस में भी यही रहते हैं। अगर जो भी बच्चे 11th के अंदर बायो ऑप्ट करेंगे तो टॉपिक्स तो सेम ही होंगे, लेकिन जैसे जैसे क्लास का लेवल इंक्रीज होता है तो उनका जो टॉपिक का डिटेलिंग है वो और बढ़ती चली जाती है। आप ह्यूमन हार्ट को अगेन पढ़ेंगे, ब्लड को अगेन पढ़ेंगे 11th के अंदर, लेकिन वहां जब हम पढ़ाते हैं तो थोड़ा और वो डीप और डेप्थ में चला जाता है टॉपिक। तो टॉपिक सेम चलता है। आप फोटोसिंथेसिस करेंगे तो फोटोसिंथेसिस में केल्विन साइकिल है, C4 साइकिल है, तो ये सब और डिटेलिंग में आ जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ ब्लड की सेल्स की, आरबीसी या इरेथ्रोसाइट, इन्हें हम रेड ब्लड कार्पसल्स कहते हैं, और इनके अंदर बच्चों एक रेड कलर का पिगमेंट पाया जाता है जिसमें आयरन होता है। उस पिगमेंट को कहते हैं हीमोग्लोबिन। दोबारा सुन लीजिए, आरबीसी के अंदर एक आयरन कंटेनिंग रेड पिगमेंट होता है, दैट इज नोन एज हीमोग्लोबिन। इसके बाद में बात करते हैं बच्चों WBCs की। बच्चों जो WBCs हैं इन्हें हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, और इनकी फुल फॉर्म है व्हाइट ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड कार्पसल्स। ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है, हमें बीमारियों से, रोगों से लड़ने की एबिलिटी देती है। नेक्स्ट लेते हैं बच्चों प्लेटलेट्स। बच्चों प्लेटलेट्स जो हैं इन्हें हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, और इंजरी होने पर ब्लड क्लॉटिंग में भी ये अपना रोल प्ले करते हैं। तो बच्चों इस तरीके से, अब जब बच्चों हमने हीमोग्लोबिन की बात छेड़ ही दी है, तो हीमोग्लोबिन आप सभी ने नाम सुना ही है, हमारे अंदर जो हायर एनिमल है उनके अंदर रेड कलर का पिगमेंट है हीमोग्लोबिन। क्योंकि बच्चों जब हम इनहेल करते हैं तो जो ऑक्सीजन होती है वो हीमोग्लोबिन से बाइंड होती है और बनाती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और जो मैक्सिमम ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के द्वारा ही बॉडी में ट्रांसमिट होती है। बच्चों जो मेडिकल जो डिपार्टमेंट है, जो मेडिकल फील्ड है, वो ये कहता है एक नॉर्मल ह्यूमन मेल के अंदर, पुरुष के अंदर, मेल के अंदर जो हीमोग्लोबिन का जो रेंज है वो 13 से 18 ग्राम होना चाहिए पर 100 ml। ध्यान से सुनिए, एक नॉर्मल ह्यूमन मेल के अंदर 13 से 18 ग्राम पर 100 ml हीमोग्लोबिन होना चाहिए, और फीमेल्स के अंदर 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए पर 100 ml। लेकिन अगर हम एवरेज कर देखें या रिसर्च करें तो फीमेल्स के अंदर आपको 10 से 11 ग्राम मैक्सिमम रेंज मिलेंगी ये, और जो मेल हैं उनके अंदर 12 से लेकर 14 ग्राम के आसपास जो है हीमोग्लोबिन मिलेगा, और ये भी एक हेल्दी कंडीशन कहलाती है। जो ओल्ड पीपल होते हैं उनके अंदर हीमोग्लोबिन थोड़ा और कम हो जाता है। तो बच्चों आपको ये इतना समझ में आया। अब बच्चों मैं ह्यूमन हार्ट स्टार्ट करूंगा, उससे पहले मैं आपको डिस्कस करूंगा ब्लड वेसल्स के बारे में। बच्चों हमारी बॉडी के अंदर फाइन ट्यूब्स पाई जाती हैं जिन्हें हम ब्लड वेसल्स कहते हैं या ब्लड ट्यूब्स कहते हैं। बच्चों हमारे अंदर 3 टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। हम सबसे पहले बात करते हैं आर्टरीज की। बच्चों जो आर्टरीज हैं ये थिक वॉल्ड होती हैं। ध्यान से सुनिए कि जो आर्टरीज हैं उनकी जो वॉल है थिक होती है, और उनके बीच का जो ल्यूमेन है वो कम होता है, लेस होता है, और उनके अंदर जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, और ब्लड का जो फ्लो है वो फास्ट होता है। सेकंड लेते हैं बच्चों वेन्स। वेन्स में बच्चों जो वॉल होती है थिन होती है, और बीच का जो ल्यूमेन है वो ज्यादा होता है, और ब्लड का फ्लो भी इनमें स्लो होता है। इन्हें हम वेन्स कहते हैं। और बच्चों वेन्स के अंदर जो है वॉल पाए जाते हैं। ये सपोज करो बच्चों वेन है, और इन वेन्स के अंदर जो है वॉल्व पाए जाते हैं इस तरीके से। तो इससे क्या होता है कि जब बच्चों यहाँ पर ब्लड का फ्लो स्लो होता है तो वापस से ये बैक फ्लो नहीं हो पाता, जो ब्लड है वो आगे ही बढ़ेगा, पीछे आ नहीं पाएगा। ठीक है,
और वेन्स के अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। अब बात करते हैं बच्चों कैपिलरीज की। क्या होता है बच्चों, ह्यूमन हार्ट्स के लेफ्ट पार्ट से जो आर्टरी है, एओर्टा है सबसे बड़ी आर्टरी, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके बॉडी के डिफरेंट टिश्यू और सेल्स तक पहुंचती है और वहां जाके पहले ये ब्रांच होती है। तो ब्रांच होने पर ये आर्टेरियोल्स बनाती है और उनकी और ब्रांचिंग होने पर क्या बनती है, कैपिलरीज बनती है। क्या बनती है, कैपिलरीज। ये कैपिलरीज बच्चों ऑर्गन्स के अंदर तक चली जाती हैं, इतनी ज्यादा फाइन होती है और वहां तक जाके ये ब्लड को रिलीज करती है, जिससे ब्लड से ऑक्सीजन हमारी सेल्स को, हमारे टिश्यूज को मिल जाता है। इसके बाद में उन कैपिलरीज के वापस कंबाइन होने से वेन्यूल्स बनते हैं और वेन्यूल्स के कंबाइन होने से वेन्स बनती है। इनकी सेल से रेस्पिरेशन के दौरान जब CO2 रिलीज होती है तो वो आ जाती है कैपिलरीज में, फिर आ जाती है वेन्यूल्स में और वेन्यूल्स से आ जाती है वेन्स में। और वेन्स के द्वारा जो CO2 वाला ब्लड है वो आ जाता है हार्ट के राइट पार्ट में और राइट पार्ट से फिर लंग्स में सेंड किया जाता है ब्लड को, वहां से CO2 को रिलीज कर दिया जाता है। इसके अलावा बच्चों आर्टरी और वेन्स का एक एक्सेप्शन भी है कि हमने देखा कि आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, लेकिन बच्चों जो पल्मोनरी आर्टरी है जो राइट वेंट्रिकल से निकलती है हार्ट के, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक ले जाती है और ये नंबर में 2 होती है पल्मोनरी आर्टरी। इसी तरीके से लंग से दोनों लंग से दो दो पल्मोनरी वेन्स निकलती है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती है हार्ट के लेफ्ट पार्ट में, लेफ्ट ऑरिकल में। तो यहाँ ये डिफरेंस है। तो बच्चों मैं समझता हूँ कि ब्लड वेसल्स का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है प्लीज हैंड रेज कर दीजिए। रेज द हैंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम। सर हाँ कैपिलरीज की। हाँ गुड मॉर्निंग बेटा, सर। जैसे हाँ गुड मॉर्निंग युवराज। कैपिलरीज भी फाइन ट्यूब्यूल्स ही हैं। जब आर्टरीज जब हमारी सेल्स तक पहुंचती है तो आर्टरीज तो सेल में घुसने से रही, ऑर्गन्स में घुसने से रही, तो उस समय क्या होती है, आर्टरीज ब्रांच हो जाती है, ब्रांच्ड हो जाती है। तो उनसे जो ब्रांच्ड फाइन ट्यूब्यूल्स बनती है उन्हें हम कैपिलरीज कहते हैं। उनसे फिर क्या है कि ब्लड से जो ऑक्सीजन है वो रिलीज हो जाती है सेल्स के अंदर और जब कैपिलरीज वापस कंबाइन होती है तो वो वेन्स बना लेती है। आई बात समझ में? तो ये भी फाइन वेसल्स हैं या फाइन ट्यूब्स हैं। एनी अदर स्टूडेंट? सर गुड मॉर्निंग हाँ सर। हाँ वरुण, गुड मॉर्निंग। सर पल्मोनरी वेन कहाँ से आती है? देखो पल्मोनरी वेन एक्सेप्शन है वेन का, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती है दोनों लंग्स से हार्ट के लेफ्ट पार्ट में। आगे बात समझ में? और कंपटीशन का क्वेश्चन बता रहा हूं, ये 4 होती है, हालांकि आपके क्लास का लेवल का टॉपिक नहीं है ये पल्मोनरी। ये आप नीट एग्जाम में पढ़ेंगे अगर वहां तैयारी करते हैं तो। पल्मोनरी वेन 4 होती है, 2 लेफ्ट लंग से और 2 वेन निकलती है राइट लंग से और चारों ही जाती है राइट और लेफ्ट ऑरिकल के अंदर, जो हार्ट का लेफ्ट पार्ट है वहां पर। आगे बात समझ में? और आप जब हार्ट पढ़ेंगे तब समझ जाएंगे। हाँ जी, एनी अदर? गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ बेटा बताइए। सर जब कैपिलरी सेल के अंदर जा ही नहीं पाती तो वहाँ पे ब्लड कैसे पहुँचता है? अरे कैपिलरी सेल तक पहुंच जाती है, फिर उनमें से जो ब्लड रिलीज होता है ना, तो उनमें से जो O2 है वो सेल के अंदर डिफ्यूज हो जाती है। तो उन्हें डिफ्यूजन भी तो सुना होगा ना, तो वहां तक ब्लड पहुंचाने के लिए कैपिलरीज काम कर देती है, अपना रोल प्ले कर देती है। उसके बाद में जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज हो जाती है सेल्स के अंदर। आगे बात समझ में? ठीक है, चलो बेटा एक बार अपन हार्ट की स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, क्योंकि ये टॉपिक बीच में रह जाएगा। इसकी मैकेनिज्म को और हम पढ़ेंगे तब ये टॉपिक और क्लियर हो जाएगा आपके, तो इसको आगे लेते हैं हम। सारे बच्चे इधर देखिए, दिस इज द स्केच ऑफ ह्यूमन हार्ट। बच्चों ह्यूमन हार्ट जो है हमारे दोनों थोरेसिक कैविटी के अंदर, दोनों लंग्स के बीच में थोड़ा सा लेफ्ट होता है और टिल्टेड होता है, और इसका जो साइज होता है हमारी बंद मुट्ठी जितना होता है, क्लेंच फिस्ट जितना होता है। दोबारा सुनिए, ह्यूमन हार्ट का जो साइज है वो हमारी बंद मुट्ठी जितना होता है, क्लेंच्ड फिस्ट जितना होता है, और इनका जो वेट है हमारे अंदर, मेल के अंदर 300 ग्राम होता है। मेल के अंदर 300 ग्राम वजन होता है हार्ट का, और महिलाओं के अंदर 250 ग्राम, 250 ग्राम हार्ट का वजन होता है। बच्चों जो हार्ट है
ये एक मस्कुलर ऑर्गन है और आपने 9th में पढ़ा होगा कार्डियक मसल्स। हार्ट बनता है कार्डियक मसल से और ये बच्चों एक फ्लूइड फिल्ड मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड रहता है जिसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं। हार्ट जिस मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है उसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं और हार्ट की मसल्स को कहते हैं बच्चों कार्डियक मसल्स। और ये ऐसी मसल्स हैं जो लाइफ टाइम कभी भी थकती नहीं है। हार्ट की मसल्स कभी भी थकती नहीं है। आगे बेटा बात समझ में? अच्छा बच्चों आगे लेते हैं। अच्छा बच्चों एक चीज मैं बता दूं, टाइम थोड़ा कम बचा है। आज मैं हार्ट की शेप को और स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहा हूं, फिर इनकी जो फंक्शनिंग है, इनकी जो मैकेनिज्म है वो नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। दिस इज द स्केच ऑफ ए ह्यूमन हार्ट। बच्चों ये हार्ट का लेफ्ट पार्ट है और ये हार्ट का राइट पार्ट है। लेफ्ट पार्ट के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है और हार्ट के राइट पार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड फ्लो होता है। बच्चों अब बात करते हैं, ऊपर दो चैम्बर हैं, ये लेफ्ट ऑरिकल है और ये राइट ऑरिकल है। ध्यान से सुनिए, ये लेफ्ट ऑरिकल है और ये राइट ऑरिकल है। इसके बाद में नीचे भी दो चैम्बर हैं, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये राइट वेंट्रिकल है। आगे बात समझ में? बच्चों जो राइट ऑरिकल है ये राइट वेंट्रिकल में खुलता है वॉल्व के द्वारा, जिनमें 3 फ्लैप होते हैं। ध्यान से सुनिए, राइट पार्ट में जब ऑरिकल वेंट्रिकल में खुलता है तो यहां पर 3 वॉल्व होते हैं जिसे हम ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। और इसी तरीके से लेफ्ट पार्ट में भी जो लेफ्ट ऑरिकल वेंट्रिकल में खुलता है तो यहाँ भी 2 वॉल्व हैं, इसे हम कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों, जो हार्ट का लेफ्ट ऑरिकल है इसके अंदर पल्मोनरी वेन, टोटल 4 पल्मोनरी वेन जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है लेफ्ट ऑरिकल के अंदर। आगे बात समझ में? और ठीक इसी तरीके से जो राइट वेंट्रिकल है, यहां से जो पल्मोनरी आर्टरी है, क्या पल्मोनरी आर्टरी, ये राइट वेंट्रिकल से मूव करती है लंग्स के अंदर और वहां CO2 को ले जाती है। इसके अलावा बच्चों ये वेना केवा है, ये सबसे बड़ी वेन है, जो ये इंफीरियर वेना केवा है जो बॉडी के निचले हिस्सों से CO2 वाला ब्लड लाती है और ये सुपीरियर वेना केवा है जो बॉडी के ऊपरी हिस्से से CO2 वाला ब्लड लेके आती है। इसके अलावा बच्चों ये एओर्टा है, दिस इज द लार्जेस्ट आर्टरी। ये इस तरीके से फ्रेम होती है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है और इनसे और कई सारी ब्रांचेस बनती है आर्टरीज की जो आगे सप्लाई करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। इसके अलावा बच्चों ये पल्मोनरी आर्टरी है जो कि राइट वेंट्रिकल से CO2 वाले ब्लड को लंग्स में ले जाती है। बच्चों ये एक नोडल टिश्यू है, ध्यान से देखिए, दिस इज ए नोडल टिश्यू एंड दिस इज नोन एज साइनोएट्रियल नोड। इस टिश्यू को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? साइनोएट्रियल नोड। और इसका शॉर्ट फॉर्म है SAN। बच्चों साइनोएट्रियल नोड को हार्ट का पेस मेकर कहते हैं क्योंकि ये इंपल्सेस जनरेट करता है, क्योंकि ये इंपल्सेस जनरेट करता है हार्ट के बीट करने के लिए। हार्ट की बीट के लिए SAN इंपल्स जनरेट करता है, प्रोड्यूस करता है। फिर लेते हैं बच्चों ये AVN। AVN को कहते हैं बच्चों एट्रियोवेंट्रिक्युलर नोड। AVN को कहते हैं एट्रियोवेंट्रिक्युलर नोड। तो SAN से AVN एक न्यूरॉन के द्वारा, एक नर्व के द्वारा कनेक्टेड रहता है। फिर यहां से एक न्यूरॉन निकलती है जो दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में रन करती है और यहाँ पर एक बंच बन जाता है नर्व का, और जो कि नीचे तक जाके हार्ट के आगे पीछे चारों ओर जो है न्यूरॉन की सप्लाई कर देता है। तो इस बंच को कहते हैं बंडल ऑफ हिज। इस बंच को हम कहते हैं बंडल ऑफ हिज। और इनसे जो फिलामेंट्स निकलते हैं बच्चों, इन्हें हम कहते हैं परकिंजे फिलामेंट। इसके अलावा बच्चों दोनों ऑरिकल्स के बीच में एक पार्टीशन है, एक सेप्टम है, इसे हम कहते हैं इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम। और दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में भी एक सेप्टा होता है, एक पार्टीशन होता है, जिसे हम कहते हैं इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम। अच्छा बच्चों यहां जैसे ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है, ये बाइकस्पिड वॉल्व है, ठीक इसी तरीके से लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के अंदर भी जब एंट्री होती है तो वहां पर भी एक वॉल्व होता है जिसे हम कहते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व। क्या कहते हैं इसे? हम सेमी ल्यूनर वॉल्व कहते हैं। और ठीक सेम ऐसा ही राइट
वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जब एंट्रेंस होती है तो वहां भी जो है बच्चों एक वॉल्व पाया जाता है जिसे हम कहते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व। आई बात समझ में? अब बच्चों जो मैकेनिज्म है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे क्योंकि काफी लंबा हो जाएगा ये डिस्कशन और आपको ज्यादा सही से हो सकता है समझ ना आए। तो एक बार आज आप स्ट्रक्चर को समझिए और आप घर पे बैठ के जो मैंने नोट्स भेजे हैं उसमें इस शेप को वापस से ऑब्जर्व कीजिए और समझिए इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं। अच्छा बच्चा एक चीज और, एक आगे की चीज मैं अभी बता दे रहा हूँ कि जब ब्लड राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में और जब ब्लड लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है तो जाते समय ये वॉल्व खुल जाते हैं और फिर जब ब्लड यहां आ जाता है तो ये वॉल्व दोनों बंद होते हैं। तो इनके बंद होने पर एक आवाज आती है लब, आवाज आती है लब, LUB लब। और जब राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड मूव करता है तो वहां का सेमिल्यूनर वॉल्व खुलता है और ठीक इसी तरीके से लेफ्ट वेंट्रिकल से जब एओर्टा में ब्लड मूव करता है तब भी वहां सेमिल्यूनर वॉल्व खुलता है और जब ब्लड मूव कर जाता है तो दोनों सेमिल्यूनर वॉल्व बंद होते हैं। तब एक आवाज आती है डब। तो जब स्टेथोस्कोप से हम जब अपनी हार्ट बीट को सुनते हैं, डॉक्टर सुनता है, तब यही आवाज आती है लब डब लब डब। ये बच्चों ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व के बंद होने की आवाज है और जो सेमिल्यूनर वॉल्व्स हैं उनके बंद होने की आवाज है। तो बच्चों आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, जो ह्यूमन हार्ट की जो डिटेल मैकेनिज्म है, कैसे वो फंक्शन करता है, क्या क्या उनमें और टर्मिनोलॉजी है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी ये टॉपिक कंप्लीट हो नहीं सकता। any student, if you have any problem please raise the hand। हाँ सर। हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा, बताइए क्या क्या काम करता है वर्क? बेटा ध्यान से सुनो, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल इनके बीच यहाँ जो है ना एक वॉल्व है, ये इसमें 3 फ्लैप हैं, इसका नाम है ट्राइकस्पिड वॉल्व। काम क्या करता है कि जब ब्लड यहां से यहाँ आता है तो ये वॉल्व खुल जाते हैं, तब ये ब्लड यहां से यहाँ आ जाता है। इसी तरीके से जो लेफ्ट पार्ट में 2 ही फ्लैप का वॉल्व होता है जिसे हम बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं, ये खुलता है तो ब्लड यहां से यहाँ जाता है, लेकिन यहाँ आने के बाद ये बंद हो जाता है जिससे क्या है कि ब्लड का बैकफ्लो ना हो, मतलब वेंट्रिकल से जो ब्लड है वापस पीछे ना चला जाए, इसलिए ये वॉल्व दोनों बंद हो जाते हैं। आई बात समझ में? ओके सर। और कोई स्टूडेंट? हाँ एनी अदर? थैंक यू सर। हाँ मोस्ट वेलकम। हाँ गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग। हार्दिक कैसे सर हो? जो अच्छा हूँ सर, आप बताओ सर कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, आपकी दुआएं चल रही है, इसी से ही चल रहे हैं हम। अरे हाँ सर बेटा आपकी बताइए। सर। हाँ सर। हाँ सर मेरा बताइए, डाउट जल्दी ये है बताइए। सर, हमारा हाँ। अब सर अपना ह्यूमन हार्ट होता है सर, उसका वेट थ्रू आउट द लाइफ सर पूरी लाइफ सेम रहता है? हाँ अप्रोक्सीमेटली सेम ही रहता है क्योंकि कार्डियक मसल्स, ऐसे तो नहीं कि ये मसल्स वापस से जनरेट होती है या डिग्रेड होती है, तो सर मतलब जैसे कोई अप्रोक्सीमेटली सेम सर। जैसे कोई बेबी बॉर्न होता है उसका लगभग 300 ग्राम का ही होता होगा अगर बॉय है तो? हाँ ये कह सकते हो कि बॉडी के साइज के अकॉर्डिंग आप कह सकते हो भाई, अगर इसको प्रोपोर्शनेट लेते हो तो आप कह सकते हो कि एक छोटे बच्चे का हार्ट थोड़ा साइज रिड्यूस हो गया और उसका वेट थोड़ा कम हो गया, लेकिन जैसे अडल्ट हो गए, 20-25 साल की एज हो गई है, तो उसके बाद में तो जो वेट और साइज है वो सेम ही रहेगा। आई बात समझ सर में? मतलब ऐसा कभी कोई एक्सेप्शनल केस नहीं होता जिसमें 300 से ज्यादा कोई वेट होए या ना होए, मतलब सर? सॉरी बेटा हार्दिक, ये बहुत ज्यादा आप डिटेल में चले गए है ना, तो मैं इसका अभी आंसर नहीं दे सकता आपको। आगे बात समझ में? ठीक है बेटा। ओके सर। हाँ लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि Thank you, छोटे बच्चों में आप प्रोपोर्शनेट लो तो हाँ हार्ट का साइज भी कम होगा, वेट भी कम होगा, लेकिन एक अडल्ट की बात करें, 20 ईयर ओल्ड का एक व्यक्ति है और उसके बाद में जो है उसका हार्ट भी सेम साइज का रहेगा और उसका वेट भी। ठीक है बेटा? ओके थैंक यू सर। हाँ ओके बेटा, आज की क्लास को यहीं और करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इस टॉपिक को और डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।